So hello everyone, welcome back to our YouTube channel Kautilya Law Academy Patna. I am Simple and we are back with a new video in our success story series. So for today's video we have Rakhi ma'am here with us. So now I would like to introduce to my co-host Shweta. So over to you Shweta. थैंक यू सो मच सिंपल। सो आज के वीडियो में राखी मैम से हम इनकी पूरी जर्नी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले कि हम बाकी सारे कॉन्वर्सेशन पे आगे बढ़े, तो मैम सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने ये मुकाम हासिल किया, इस एग्जाम को कंप्लीट किया। तो मैम आपको कैसा लग रहा है? थैंक यू सिंपल, थैंक यू श्वेता। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सफलता निश्चित तौर पे सबको अच्छी लगती है। तो मेरी फैमिली मेंबर्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स, सबको बहुत अच्छा लगा। ओके मैम, सो हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि लॉ के इस फील्ड में आपने अपनी इनिशियल स्टडीज को कैसे स्टार्ट किया? आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी रही? आपने फिर प्रिपरेशन की जर्नी कैसे आपके दिमाग में ये माइंडसेट आया? सो प्लीज टेल अस अबाउट योर इनिशियल जर्नी। LLB मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 2018 में कंप्लीट किया और चूंकि मैं पहले से भी सिविल के एग्जाम्स में देती रहती थी, तो कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जो उसमें लॉ ऑप्शनल्स सिर्फ लॉ ऑप्शनल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं उसमें, जैसे सब रजिस्ट्रार हुआ, लॉ ऑफिसर हुआ। तो इसलिए मैंने LLB किया और चूंकि मेरा सिविल कोर्ट के बगल में ही मेरा घर है, तो मैं बचपन से ही मैं ये देखते आ रही हूँ, जजेस के घर और डिस्ट्रिक्ट जज का घर मेरे घर के बगल में है। तो ये काफ़ी मुझे इंस्पायर करते रहा। मेरे ग्रैंडफादर को मैं बचपन में ही मैंने कोर्ट देख लिया था, मेन चैम्बर्स, क्योंकि मैं अपने ग्रैंडफादर को छोड़ने जाती थी, बगल में ही कोर्ट है। तो मुझे कई बार ऐसे चांस मिले कोर्ट देखने का और फास्ट ट्रैक कोर्ट की आवाज़ मेरे घर में आती है। वो वातावरण का जो असर मेन इन्वायरमेंट है वो मेरे ऊपर काफ़ी अप्लाई किया। हाँ, पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। तो मैम उससे पहले हम सिंपल जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि हम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। मैम हम आपसे ये चाहते हैं कि ये जो APO एग्जाम है, ये जो पोस्ट है, ये कैसे प्रोसीजर में एंटर करता है, ऑफेंस होता है, आगे की प्रोसीजर क्या होती है, ये जुडिशियल सिस्टम में इसकी एंट्री क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस हम आपसे चाहते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं प्लीज। देखिए, APO मीन्स असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का जज, मैजिस्ट्रेट और APO तीनों ही पार्ट हैं। और APO चूंकि कोई भी ऑफेंस स्टेट के खिलाफ होता है, स्टेट के अगेंस्ट होता है, स्टेट को रिप्रेजेंट कौन करेगा? APO रिप्रेजेंट करेगा। एक एजेंसी के थ्रू काम होता है, ठीक है। तो APO इसमें एक मेन पाइवटल रोल प्ले करता है, क्योंकि मेन उसका काम ये नहीं है कि एविडेंस को कलेक्ट करना काम नहीं है। आप कोर्ट के सामने विटनेस को कैसे एग्जामिन करते हैं, मेन मोटिव ये है। बहस कैसे करते हैं, एग्जामिन कैसे करते हैं किसी भी विटनेस को, कोर्ट तक अपनी बात को कैसे पहुंचाते हैं और स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि मेन ऑफेंस तो स्टेट के खिलाफ हो रहा है, अगेंस्ट हो रहा है, विक्टिम को सहायता भी देना है, कंपनसेशन भी अलाउ करना, तो इसका सारा काम APO करता है काफी। और APO चूंकि गेस्टेड पोस्ट है, लेवल 9 का पोस्ट है, तो इट्स अ वेरी गुड, काफी प्रिविलेज पोस्ट है बेसिकली APO। तो मैम आपने हमें जैसे स्टार्टिंग में बताया कि आपकी अपब्रिंगिंग ही उस एनवायरनमेंट में हुई है, आपके घर के पास कोर्ट था और आप मतलब वहाँ के एनवायरनमेंट से बहुत फेमिलियर थी। तो मतलब आपको APO एग्जाम के बारे में मतलब कैसे इंस्पिरेशन मिली और क्या आपने जुडिशरी में अटेम्प्ट दिया? 2018 के बाद मैंने जुडिशरी की तैयारी करना शुरू किया। कौटिल्य लॉ एकेडमी सर का मुझे हमेशा मार्गदर्शन प्राप्त होते रहा, उनका सहयोग प्राप्त, तैयारी के हर स्तर पे उनका सहयोग मुझे प्राप्त हुआ। और मैंने 31वीं से मैंने मेंस देना शुरू किया, उसमें मैंने इंटरव्यू भी दिया। 32वीं मैंने मेंस दिया हुआ है, सर के मार्गदर्शन में ही मैंने मेंस दिया हुआ है। और फिर APO भी क्योंकि लॉ फील्ड से ही आता है, तो इसको भी मैंने अटेम्प्ट किया। तो आप इस कोचिंग के टच में कैसे आए? आपको इस कोचिंग के बारे में कैसे पता चला? मेरे बहुत से ऐसे कलीग्स हैं जो अभी सिलेक्टेड हैं और मेरे फ्रेंड्स हैं जो अभी कौटिल्य लॉ एकेडमी से ही सिलेक्ट हुए हैं। APO में ही, जुडिशरी में ही बहुत लोग ऐसे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं कौटिल्य लॉ एकेडमी से, उनके थ्रू, क्योंकि मेरा होम टाउन देवरिया है और मेरी एजुकेशन भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुई है। तो पटना से ऐसे मेरे बहुत से दोस्त हैं जो दिल्ली में तैयारी भी करते थे, कौटिल्य लॉ एकेडमी पटना में तैयारी करते हैं। तो उनसे मैं निरंतर, सर से मैं कॉन्टैक्ट में रही, उनके थ्रू ही मैं सर से निरंतर कॉन्टैक्ट में रही। मैं आंसर राइटिंग वगैरह करके मैं हमेशा ऑनलाइन ही मैं दिखाती रही हूँ सर से। और जुडिशरी में आपने मतलब 32nd दिया? 32nd भी मैंने दिया, 31st भी मैंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाए थे। ओके मैम। सो मैम जैसे आपने बताया अभी कि जुडिशरी और APO दोनों ही मतलब आपने 31वीं दिया है, फिर 32वीं भी आपने मेंस लिखा ही है। तो मैम ये जब सब्जेक्ट्स की बात आती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती है, कमेंट सेक्शंस में भी लोग हमसे पूछते हैं और क्वेरीज भी यूजुअली आते रहती है कि ऐसा APO की तैयारी इंडिविजुअली करना ज्यादा अच्छा है या जुडिशरी को पैरेलली लेना? क्योंकि APO की बात आती है तो उसमें प्रोसीजरल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विटेक्स ज्यादा है, फिर माइनर लॉज हैं,
जुडिशरी के अपने सब्जेक्ट्स हैं, तो मेरा आपसे सवाल इसलिए है, मुझे लगता है कि आप ये बेटर इसलिए बता पाएंगी क्योंकि आपने जुडिशरी की तैयारी की, आपने 2 इंटरव्यू भी दिया है जुडिशरी का, और तब आपने एपीओ क्वालिफाई किया, तो कुछ फर्क आता है इसमें या? देखिए, फर्क सिर्फ माइनर सा है, हल्का सा माइनर है, क्योंकि सिलेबस, जीएस का सिलेबस, सबका सिलेबस, एपीओ का भी सिलेबस, जुडिशरी का भी सिलेबस सेम है। वहाँ एपीओ में 100 मार्क्स के आते हैं, जुडिशरी में 150 मार्क्स के आते हैं, एक सेपरेट पेपर साइंस के होते हैं। बाकी आपका जो एविडेंस का पेपर है वहाँ जुडिशरी में 40 मार्क्स के आते हैं, यहाँ एक फुल पेपर है एविडेंस पे एपीओ में। सीआरपीसी के पेपर जुडिशरी में 20 मार्क्स के आते हैं, यहाँ एक फुल पेपर है, आईपीसी नहीं आता है, और प्लस 6 माइनर्स हैं। तो क्योंकि सिलेबस आप लॉ बैकग्राउंड से ही हैं, कॉलेज में भी हम लोग आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस ये सब पढ़ते आए हैं, चूंकि जुडिशरी में भी 40 मार्क्स के आते हैं, तो आप ओवरऑल सिर्फ सेलेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पढ़ते ना, ओवरऑल टॉपिक पढ़ते हैं, ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं एविडेंस के। तो कुछ सब्जेक्ट्स जैसे सीआरपीसी हुआ, आप 20 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन आप पढ़ते सब कुछ है, तो ये आपका 2 सब्जेक्ट तो आपका बेनिफिट यहाँ पे मिल गया। आईपीसी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन आपको क्योंकि आप लॉ बैकग्राउंड से हैं, तो आप आईपीसी तो आपको अंडरस्टैंड होना ही चाहिए। मैम स्पेसिफिक मैं ये चीज क्लियर करना चाहती हूँ व्यूअर्स से भी, और मेरा ये अपना ओपिनियन भी है कि आईपीसी भले ही सिलेबस में नहीं है, लेकिन इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग, प्ले वेरी क्रूशियल रोल। एग्जैक्टली, वो अलग चीज है कि आप सिर्फ बिहार जुडिशरी में नहीं है, लेकिन बाकी सारे जुडिशरी में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि वो यहाँ नहीं पूछा जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। यस, अभी माइनर लॉ है, जैसे एपीयू में सिर्फ माइनर लॉ है, 6 माइनर लॉ, लेकिन 6 माइनर लॉस भी यूपी जुडिशरी में बहुत से ऐसे SC/ST एक्ट हुआ, डॉरी प्रोहिबिशन हुआ, ये सारी वहाँ पे है, पॉक्सको हुआ, यह सब सारे हैं वहाँ पे। माइनर एक्ट्स हैं, वो समझने के लिए तो सबसे पहले आईपीसी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ऑफ कोर्स सारे सब्जेक्ट से इंटरलिंक्ड होता है, कहीं ना कहीं कुछ सेक्शन कहीं ना कहीं वो अपीयर हो ही जाते हैं। तो ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है कि आप जुडिशरी में जाना चाहते हैं या एपीओ में जाना चाहते हैं। मेन सबका सब्जेक्ट सेम है, आप गो फॉर इट, व्हाटएवर इज योर चॉइस। ओके मैम, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ओवरऑल जो स्ट्रेटजी होती है एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो आपको अपने दिमाग में रखना होता है कि डूज एंड डोंट्स, व्हाट टू डू, सिलेबस को कैसे उठाएं, एक अच्छे प्रैक्टिस बुक को कैसे चूज करें, आपकी आंसर राइटिंग स्किल, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मैम इसके बारे में आप अपना ओवरऑल व्यू देखिए, क्योंकि ये बहुत ही टफ कंपटीशन है, 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिमिनरी, मेंस एंड इंटरव्यू। तो आपको एक एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए। उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक उठाइए, क्वेश्चन को आप बेसिकली डीप एनालिसिस करिए, क्वेश्चंस कहाँ किस टॉपिक से क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप मेंस की तैयारी करना शुरू करिए, क्योंकि मेंस का तैयारी इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेंस की तैयारी में ही प्री की तैयारी आ जाती है। क्योंकि आप किसी भी चीज को आप सब्जेक्टिव लेवल से पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपका तैयार साइड बाय साइड होते जा रहे हैं। 1 महीने पहले आप प्री उठाइए, एक या 1.5 महीने पहले, क्योंकि आप जीएस भी साथ साथ तैयार कर ही रहे हैं, तो क्योंकि जीएस आप नहीं छोड़ के चल सकते हैं, क्योंकि जीएस क्वेश्चन प्ले करता है, 100-150 नंबर काफी डिसाइडिंग है। तो आप उसके लिए जुडिशरी के प्री के लिए उठाइए या एपीओ के प्री के लिए उठाइए। मेंस की तैयारी करने के बाद, मेंस की आप तैयारी चलिए, आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, अपना नोट्स टॉपिक वाइज प्रिपेयर करते रहिए। ऐसे नहीं कि एग्जाम टाइम में आप अपना नोट्स क्वेश्चन तैयार करेंगे तब आप आउट ऑफ कॉम्पिटिशन है। आप तैयारी के टाइम ही अपना नोट्स भी तैयार करते रहिए। शॉर्ट नोट सिर्फ 1 पेज का, आप 5 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये नहीं कि आप उसको 2 पेज में लिख रहे हैं, 2.5 पेज में लिख रहे हैं, उसको कोशिश करिए कि 1 पेज में लिखें, क्योंकि आप लिमिट क्वेश्चन भी आपको, टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि स्पेसेस भी अब लिमिटेड स्पेस लिमिट है, यू हैव टू गिव अ क्वालिटी आंसर। और आपके अगर क्वेश्चन छूट जाते हैं तो यू आर आउट ऑफ कंपटीशन। तो आपको नोट्स भी बहुत मतलब एग्जाम ओरिएंटेड होने चाहिए। आपको कोशिश करना है कि हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। और आप प्री के लिए पढ़ रहे हैं, प्री के आप तैयारी करिए। बेयर एक्ट मेन क्वेश्चन रोल प्ले करता है प्री के लिए। बेयर एक्ट पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, बेयर एक्ट पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। प्री आपका कभी नहीं रुकेगा। तो मैम ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए स्पेसिफिकली आपने बताया। इंटरव्यू के लिए जो आपने मेंस की तैयारी की है, नो डाउट आपने वास्ट तरीके से पढ़ा हुआ है। इंटरव्यू क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक होता है। वहाँ पे आपका नो डाउट नॉलेज चेक होता है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक होता है। वो एक ओवरऑल पर्सनालिटी टेस्ट रहता है, क्योंकि मैम 2 एग्जाम्स तो इनफ है, प्रीलिम्स मेंस, कि आपके पास नॉलेज इनफ है। इंटरव्यू के लिए आप मेन मॉक इंटरव्यू, जितना आप मॉक इंटरव्यू देंगे आप उतना खुलिएगा। आप अपने बात को रख सकते हैं प्रभावशाली तरीके से, क्योंकि 5 लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। हो सकता है आप 5 लोगों का फेस ना कर पाए वहाँ
पे जाके आप हड़बड़ा जाएं या ना बता पाएं, कोई आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, होता है ना फोबिया, 5 लोगों के बीच में नहीं आदमी बोल सकता है, तो इस फोबिया को दूर करने के लिए हमें मॉक इंटरव्यू, जितना हम कंटिन्यूसली मॉक इंटरव्यू देते रहेंगे वो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। उस एनवायरनमेंट से फेमिलियर हो जाएंगे। तो मैम आपने बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी स्ट्रैटेजी के बारे में हमें बताया है इसके बारे में। तो उससे पहले कि वी सम अप दिस वीडियो, मैं चाहती हूँ कि जो हमारे न्यू कमर्स हैं, जो नए बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर जो तैयारी के दौरान ऐसा फेलियर फेस कर रहे हैं, कोई पीटी में फंस रहा है, कोई मेंस में फंस रहा है, इट्स वेरी ऑब्वियस। तो मैम वैसे स्टूडेंट्स के लिए एक आप अपना एक मैसेज दें जो उन्हें और मोटिवेट करे। तो देखिए, न्यू स्टूडेंट के लिए बस मेरा एक सिंपल सा थिंग है, बोलना है कि आपने एक सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करते रहिए, कंटिन्यूटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। किसी भी एग्जाम को सक्सेस पाने के लिए कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, पेशेंस भी होना बहुत जरूरी है। पेशेंस नहीं है तो आप एक असफलता आपको तब बिखेर देगा, वहां पे आप सब कुछ खत्म हो गया। तो कंटिन्यूटी एंड पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी एग्जाम। मेंटली स्ट्रांग, यस, मेंटली स्ट्रांग। ऐसा ब्रेकडाउन्स तो सबके लाइफ में यस, ऑफ कोर्स एग्जाम है, कभी आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी, लेकिन आप कंटिन्यूटी अगर आपने छोड़ दिया ना तो आप वहाँ पे सफल नहीं हो पाएंगे। सो गो फॉर इट, वेन कंटिन्यूटी आप अपनी बनाए रखिए, पेशेंस आप अपना बना के रखिए, क्योंकि ये एग्जाम ही पेशेंस की एक परीक्षा होती है। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बताए यहाँ पे। एंड आई रियली विश कि आप आगे भी अपने लाइफ में ऐसे ही तरक्की करें एंड डू विजिट द इंस्टीट्यूट अगेन। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू। थैंक यू सिंपल, थैंक यू।